नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी और विचारों में उतरेंगे जिन्हें कुछ लोग एक प्रबुद्ध गुरु मानते थे तो कुछ एक बेहद विवादास्पद नेता। हम बात कर रहे हैं ओशो की। तो चलिए जानते हैं ओशो को और समझते हैं कि उनके विचार आज भी इतने मायने क्यों रखते हैं। ओशो का एक बहुत मशहूर कोट है, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक रहस्य है जिसे जिया जाए। ये एक लाइन हमें सीधा उनके दर्शन के दिल में ले जाती है। एक ऐसा दर्शन जो विश्लेषण से ज्यादा अनुभव पर जोर देता है। तो सवाल उठता है कि ये विद्रोही विचारक आया कहाँ से। उनकी कहानी शुरू होती है उनके बचपन से ही, जहाँ सवाल पूछने और परंपराओं को चुनौती देने की आदत ने उनके भविष्य की नींव रखी थी। तो उनका असली नाम या कहें जन्म का नाम था चंद्रमोहन जैन। उनके शुरुआती जीवन की सबसे खास बात ये थी कि उन्हें एक ऐसा माहौल मिला जहां आज़ाद सोच को बढ़ावा दिया जाता था, और यही उनके भविष्य के क्रांतिकारी विचारों का आधार बना। उनकी पूरी यात्रा को ना उनके बदलते नामों से भी समझा जा सकता है। चंद्रमोहन जैन से लेकर आचार्य रजनीश, फिर भगवान श्री रजनीश और आखिर में सिर्फ ओशो। हर नाम उनके जीवन और उनके दर्शन के एक बिल्कुल नए पड़ाव को दिखाता है। लेकिन इससे पहले कि वो एक आध्यात्मिक गुरु बनते, वो एक प्रोफेसर थे। चलिए उनके जीवन के उस मोड़ पर चलते हैं जब उन्होंने एकेडमिक दुनिया को छोड़कर एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुन लिया। जबलपुर विश्वविद्यालय में वो फिलॉसफी के एक बहुत ही पॉपुलर प्रोफेसर थे। उनकी क्लासें हमेशा खचाखच भरी रहती थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो छात्रों को सोचने पर मजबूर करते थे। और हाँ, उनके यही विचार आगे चलकर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के लिए एक चुनौती बन गए। और फिर सिर्फ 21 साल की उम्र में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ है जिसे वो आत्मबोध कहते थे। ये तारीख वो इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते थे। उन्होंने इसे आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन का नाम दिया, और बस इसके बाद एकेडमिक दुनिया पीछे छूट गई और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक का जन्म हुआ। आचार्य रजनीश के तौर पर उन्होंने एक ऐसे धर्म की बात की जो नियमों और डर पर नहीं बल्कि खुशी और जश्न पर आधारित हो। उनका कहना था, जीवन को दबाना नहीं है बल्कि उसे एक उत्सव की तरह जीना है। और ये संदेश उस वक्त के युवाओं के लिए, आप सोचिए, एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। लेकिन ओशो का सबसे क्रांतिकारी विचार शायद सन्यास को लेकर था। उन्होंने सन्यास की जो पारंपरिक धारणा थी ना, उसे पूरी तरह से चैलेंज कर दिया और एक बिल्कुल नए तरह के सन्यासी की कल्पना की। देखिए, परंपरा क्या कहती थी, दुनिया छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो। लेकिन ओशो ने कहा, नहीं, दुनिया में रहो लेकिन पूरी तरह से होश में रहो, अवेयरनेस के साथ। उनके लिए भागना कोई हल नहीं था। असली आध्यात्मिकता तो जीवन को एक उत्सव की तरह जीने में थी। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो उनके नाम के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। आखिर उन्हें सेक्स गुरु का लेबल क्यों मिला? देखिए, उनका तर्क बहुत सीधा और साफ था कि किसी भी प्राकृतिक ऊर्जा को, चाहे वो गुस्सा हो या सेक्स, अगर दबाया जाएगा तो इंसान दिमागी तौर पर बीमार हो जाएगा। उनका मानना था कि दमन करने के बजाय इन ऊर्जाओं को समझना जरूरी है और अवेयरनेस के साथ उन्हें बदलना जरूरी है। जरा सोचिए, 1970 का दशक, भारत जहां सेक्स जैसे टॉपिक पर पब्लिक में बात करना भी मना था, और ऐसे में एक आध्यात्मिक गुरु इस पर खुलकर बोल रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी और चौंकाने वाली बात थी, और इसी वजह से मीडिया ने उन्हें ये सेक्स गुरु का लेबल चिपका दिया। अब चलते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से की तरफ। अमेरिका में बसाया गया वो शहर, वो सपना जो एक बहुत बड़ा प्रयोग था और जो आखिरकार ढह गया। साल था 1981। ओशो और उनके हजारों फॉलोअर्स ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने अमेरिका के ओरेगन में एक बंजर जमीन खरीदी और उसे एक आदर्श शहर, एक यूटोपिया बनाने का सपना देखा। और इस सपने का नाम था रजनीशपुरम। और ये सिर्फ कोई आश्रम नहीं था, नहीं, ये एक पूरा का पूरा शहर था। सोचिए, हजारों लोग, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपने खेत, अपनी सुरक्षा। ये एक बिल्कुल अलग, एक ऑल्टरनेटिव सोसाइटी बनाने का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन ये यूटोपियन सपना बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने लगा। वहाँ के लोकल लोगों के साथ तनाव, अमेरिकी सरकार के साथ कानूनी लड़ाइयाँ, और सबसे बड़ी बात,
कम्यून के अंदर ही पावर के लिए लड़ाई और क्रिमिनल एक्टिविटीज, इन सब ने मिलकर इस पूरे प्रयोग को खत्म कर दिया। तो रजनीशपुरम के ढह जाने के बाद क्या हुआ? चलिए अब उनके आखिरी सालों और उनकी मौत के बाद उनके विचारों के असर को देखते हैं। अमेरिका से निकाले जाने के बाद वो 1985 में भारत वापस आ गए। अपनी जिंदगी के इस आखिरी दौर में उन्होंने ऑफिशियली ओशो नाम अपना लिया, जिसका मतलब था ओशानिक यानी महासागर जैसा अनुभव। और फिर 1990 में पुणे में उनका निधन हो गया। उनका आखिरी संदेश, जो उनके मूल आध्यात्मिक विश्वास का सार है कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है, बल्कि इसके अंदर की चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आज ओशो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार शायद पहले से कहीं ज्यादा जिंदा हैं। उनकी 600 से ज्यादा किताबें हैं जो दुनिया भर में करोड़ों लोग पढ़ते हैं। उनके मेडिटेशन सेंटर्स आज भी चल रहे हैं। और हाँ, इंटरनेट के जरिए उनकी बातें एक पूरी नई पीढ़ी तक पहुंच रही हैं। तो आखिर में सवाल वही का वही है, वो कौन थे? एक भड़काऊ गुरु जिसने लोगों को गुमराह किया, या एक प्रबुद्ध गुरु जिसने चेतना के नए रास्ते दिखाए? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है, और यही बहस, यही सवाल ओशो की विरासत को आज भी जिंदा रखता है।